morning. Good morning, everyone. चलिए आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। कल कोई पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, एक टॉपिक छोटा सा, मेरे याद नहीं रहा। कल किसी ने पूछा था कोई फैक्टर मुझे, शायद कैपेसिटी फैक्टर। किसने पूछा था? तुम में से ही था या कोई और था आने वाला? फिर तो वो आ जाए तब बताऊं मैं। हम्म। देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे नया, दैट इज डैम। याद नहीं है? किसी ने पूछा था। हाँ पूछा तो था, लेकिन वो बंदा आया या नहीं आया अभी? मैं बता दूं और वो खुद आया ही नहीं हो तो फिर भी पंगा है ना। चलो वो आएगा जब दोबारा पूछ लेगा, दोबारा बता दूंगा। क्योंकि मैं बताऊं और जो जिसको बताना था वो आया ही नहीं अभी, फिर तो गलत है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। रामकिशन। रामकिशन तो आया नहीं अभी। चलिए रामकिशन आएगा जब बता देंगे। तो हेडिंग डालिए डैम। डैम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही है और लिमिटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादा कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते इससे। देखें डैम क्या होता है। पहली बात तो सिंपल सी बात अगर अपन करें कि डैम क्या होता है, तो डैम एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है। डैम इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। बहुत सारी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होती हैं, उनमें से डैम भी एक। डैम का काम क्या होता है? डैम का काम होता है किसी रिवर में जो पानी फ्लो करता है, जो डिस्चार्ज फ्लो करता है, उसको स्टोर करना। ठीक है भाई। भारत में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिनमें पानी केवल मानसून टाइम पे ही आता है, ठीक है ना। उनमें मानसून टाइम पे ही पानी आता है। तो अगर मुझे उस वाटर को स्टोर कर लूंगा तो मैं बचे हुए जो ड्राई टाइम है, ड्राई सीजन है, उस टाइम पे वाटर की सप्लाई को रख सकता हूँ। ठीक है ना। जैसे कि आप सभी समझते हो भाई, कोई भी रिवर है, जैसे ये कोई रिवर है, ये कोई रिवर है, तो इस रिवर में बरसात के टाइम पे अच्छा पानी आता है, लेकिन जो ड्राई टाइम है उसमें बहुत कम पानी आता है। ठीक है। तो ऐसे मानो कि इसमें से अगर मैंने कोई कैनाल सिस्टम चला रखा है, तो जो मानसून का टाइम है उस टाइम तो उस कैनाल सिस्टम में अच्छा खासा पानी आएगा, लेकिन जो ड्राई टाइम है उस टाइम पे पानी उसमें खत्म हो जाएगा, आ नहीं पाएगा। तो अपन क्या करते हैं ऐसी कंडीशंस में? ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, हम एक डैम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, दैट इज डैम। डैम क्या होती है? एक कोई स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, जो क्या की जाती है, रिवर के अक्रॉस कंस्ट्रक्ट की जाती है, मतलब रिवर के विड्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और ये जो स्ट्रक्चर है इसकी वजह से क्या होता है, वाटर का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है। जैसे कि ये कोई रिवर थी कुछ इस तरीके से, ठीक है। हमने यहाँ पे इस तरीके से डैम क्या कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया। हमने यहाँ पे इस तरीके से क्या कर दिया, डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो क्या होगा, वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, पानी का लेवल बढ़ जाएगा, तो बैक साइड में जो इसकी काफी सारी लेंथ है वहां पे पानी इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या हो जाता है, डैम बनने की वजह से बहुत बड़ा एरिया क्या हो जाता है, पानी से भर जाता है। ठीक है। तो ये जो आर्टिफिशियल पूल बनता है, ये जो पानी का स्टोरेज होता है, दैट इज कॉल्ड रेजर्वोयर। दैट इज कॉल्ड रेजर्वोयर, ठीक है ना। और ये जो है दैट इज कॉल्ड डैम। क्लियर? तो डैम तो ओनली स्ट्रक्चर है, दीवार है, ठीक है। बाकी जो बाद में पानी भरा उसे क्या बोलते हैं अपन, उसे बोलते हैं रेजर्वोयर, ठीक है ना। वो क्या कहलाता है, रेजर्वोयर कहलाता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं इसमें, डैम इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, डैम इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर which is construct which is construct across the river, to store water. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, द आर्टिफिशियल पूल ऑफ स्टोर वाटर is called reservoir, is called reservoir,
बनाओ। रामकृष्ण भारती आप ही थे ना, कैपेसिटी फैक्टर। हम्म। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था कि कब आप आओ, कब मैं कैपेसिटी फैक्टर बताऊं। चलिए अभी बताता हूँ कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर, टाइम फैक्टर, दो चीजें होती हैं, सिंपल सिंपल सी चीजें, दोनों को समझ लेते हैं। देखो बड़ा दबाव है तुम्हारे कॉलेज साइड से और कोचिंग साइड से सिलेबस का, क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम पे चालू किया है। कोई बात नहीं, अब 2 5 7 मिनट तो चलता है। हमने नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया ना। एक तो तुम्हारी कॉलेज से बहुत दबाव आ रहा है, और फिर क्या है, मैं काम काम की चीजें ही करा रहा हूँ तुमको, ठीक है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि तुम मुझे गालियां मत देना बैक साइड से। ये छुड़वा दिया हमारा। इरिगेशन तो थोड़ा सा बचा हुआ है, ओसीएफ भी करना है, बट अपने को ओपन चैनल फ्लो भी करना है। वैसे ओपन चैनल फ्लो छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत ज्यादा एक तरीके से क्या है, कोई सब्जेक्ट तो कह नहीं सकते ओपन चैनल फ्लो को। एफएम का एक टॉपिक है, ठीक है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स का एक पार्ट है। तो देखें, दो चीज होती हैं, एक होता है कैपेसिटी फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर, और एक होता है टाइम फैक्टर। दोनों को समझ लेते हैं एक साथ। एक होता है टाइम फैक्टर। देखो, ये कोई कैनाल है, ये कोई एरिया है बहुत बड़ा सा जिसको ये इरिगेट करती है, ठीक है ना। ये कैनाल है, ये कोई बहुत बड़ा एरिया है जिसको ये इरिगेट करती है। क्लियर ना। अब देखें भाई, कोई एरिया, अगर ये वाला एरिया इसको इरिगेट करना है तो हम क्या करते हैं, ड्यूटी डिफाइन करते हैं। ड्यूटी क्या होती है, हमको एम कम ही चाहिए, मतलब एम मतलब मार्क्स। चलो, हम क्या करते हैं, ड्यूटी डिफाइन करते हैं। ड्यूटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि 1 क्यूमेक का डिस्चार्ज कितने टाइम के लिए, बेस पीरियड के लिए। कितने टाइम के लिए, बेस पीरियड के लिए। मतलब मैं ये चाहता हूं कि ये जो कैनाल है इसमें जो वाटर है वो हमेशा आता रहे, रुके नहीं। इसमें जो वाटर है वो थ्रू आउट द बेस पीरियड आता रहे, थ्रू आउट द वाटरिंग डेज आता रहे। वाटरिंग डेज मतलब जितने टाइम हमें पानी चाहिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है, होता क्या है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है कैनाल में, या तो कैनाल कहीं से टूट फूट जाती है, या बैक साइड से पानी की कमी आ जाती है। तो क्या होता है, कैनाल पूरे टाइम चल नहीं पाती, कैनाल पूरे टाइम चल नहीं पाती। तो ऐसा मानो कि भाई कोई एक क्रॉप लगी हुई है, उसका वाटरिंग पीरियड 180 दिन था। उसका वाटरिंग पीरियड कितना था, 180 दिन था। तो मैं चाहता तो यही था कि पूरे 180 दिन चले, ठीक है। लेकिन टूट फूट की वजह से, पीछे से पानी की कमी आने की वजह से ओनली 150 डेज ही कैनाल चल पाई। तो मेरे पास टाइम फैक्टर क्या हो जाएगा कि भाई जो वाटरिंग डेज थे उसके कंपैरिजन में कितने डेज कैनाल एक्चुअली चली, तो ये हो जाएगा 150/180, ठीक है। डेफिनेशन लिखा दूंगा अभी, बात समझ में आई। फिर होता है कैपेसिटी फैक्टर। भाई ये जो कैनाल थी, इसको ये मानो कि ये कैनाल 5 मीटर क्यूमेक, सॉरी 5 क्यूमेक डिस्चार्ज के लिए क्या की गई, डिजाइन की गई, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी क्या होती गई, रिड्यूस होती गई, और ये अब ओनली 4 मीटर क्यूब पर सेकंड का ही डिस्चार्ज ले जा सकती है, ठीक है। या आप ऐसे मान लो कि भाई ये जो कैनाल है ये 5 क्यूमेक के लिए डिजाइन की गई है, इसमें मैक्सिमम 5 क्यूमेक वाटर चल सकता है। लेकिन बैक साइड से वाटर की कमी है, तो ओनली कितना चल रहा है, 4 मीटर क्यूब पर सेकंड वाटर ही चल रहा है। दैट मीन्स जो कैनाल की डिजाइन कैपेसिटी है उसके रेस्पेक्ट में कितना डिस्चार्ज कैनाल में चल रहा है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी फैक्टर। दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी फैक्टर। तो ये सिंपल सिंपल सी चीजें होती हैं, इनकी डेफिनेशन लिख लो। इट इज द रेशियो ऑफ, कैपेसिटी फैक्टर में लिखें, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्चार्ज
actually run in the canal, or you can say flow in the canal to its design discharge, to its design discharge, ठीक है ना। और आप टाइम फैक्टर में लिख सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज on which canal actually run to total number of watering days, total number of watering days। क्लियर? ये हो गया भाई दोनों कैपेसिटी फैक्टर और ये। चलो बना लिया, डेफिनेशन ही है, निकली होगी। बन गया बाबू लोगों? ये बना गया, मिटा दूं? चलिए देखिए, डैम पढ़ लिए हमने। अब हमारे सिलेबस में ओनली एक ही डैम है, दैट वन इज ग्रेविटी डैम, दैट वन इज ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम, ठीक है ना। अब ग्रेविटी डैम एक टाइप है डैम का, और इसमें क्या होता है, जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लगते हैं वो इसके सेल्फ वेट द्वारा रजिस्ट किए जाते हैं, ठीक है। डैम का क्या होता है सिस्टम, देखो डैम में क्या होता है, बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्स लगते हैं। एक्सटर्नल फोर्स क्यों, देखो जैसे मैं आपको बताऊं कि ये कोई डैम बना हुआ है, ये क्या है, कोई डैम बना हुआ है, इसके बैक साइड में पानी भरा होता है। अब ये पानी क्या लगाता है, इसमें फोर्स लगाता है, प्रेशर लगाता है ना, इस पे पानी क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, प्रेशर लगाता है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल प्रेशर हो गया। इसी तरीके से नीचे से अपलिफ्ट प्रेशर आता है, ठीक है, जो लहरें बहती हुई आती है उनकी वजह से प्रेशर आता है, जो विंड लोड आता है उसकी वजह से प्रेशर आता है, अर्थक्वेक लोड आ गया तो उसकी वजह से प्रेशर आएगा। तो डैम की बॉडी पे बहुत सारे एक्सटर्नल प्रेशर आते हैं, डैम की बॉडी पे बहुत सारे बाहरी एक्सटर्नल प्रेशर आते हैं या एक्सटर्नल फोर्स लगते हैं। तो ग्रेविटी डैम में क्या सिस्टम होता है कि जितने भी एक्सटर्नल फोर्स आ रहे हैं इनको रजिस्ट कौन करेगा, डैम का सेल्फ वेट, डैम का सेल्फ वेट। क्लियर है ना। तो ग्रेविटी डैम के कंडीशन में या ग्रेविटी डैम के केस में जो ओनली रजिस्टिंग फोर्स है इसके लिए, डैम के लिए, वो क्या है, इसका सेल्फ वेट, ठीक है ना। तो इसमें लिख सकते हो आप, ग्रेविटी डैम में लिख सकते हो एक लाइन में, इट इज a type of dam in which all external forces are resisted by its self weight। तो ये हो गया भैया ग्रेविटी डैम, ठीक है ना। ये इसके बारे में कि भाई इसमें ग्रेविटी डैम, सॉरी, जो इसमें सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्स आएंगे वो कौन रजिस्ट करेगा, इसका सेल्फ वेट करेगा, ठीक है। हम पढ़ेंगे एक एक को करके कौन कौन से फोर्सेस पे आते हैं, सबको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये बना। अब देखो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि भाई फोर्स कौन कौन से आते हैं एक्चुअली, मतलब जो ग्रेविटी डैम है इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, ठीक है ना। तो देखो समझते हैं उनको। हेडिंग डालें आप लोग, फोर्सेस ऑन ग्रेविटी डैम। ये फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मैंने वैसे ही समझाने के लिए बनाया था। हेडिंग डालें, फोर्सेस ऑन ग्रेविटी डैम। ऐसे तो बहुत सारे फोर्स लगते हैं ग्रेविटी डैम पे, बहुत सारे, लेकिन ये सारे के सारे फोर्स हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हम डिटेल डिजाइन नहीं कर रहे हैं, हम डिटेल डिजाइन नहीं कर रहे हैं। ये सारे के सारे तो छोटे छोटे फोर्स हैं, जैसे कि वेव, विंड लोड है, वेव की वजह से प्रेशर आ रहा है, ये सारे डिटेल डिजाइन में काउंट किए जाते हैं, हम डिटेल डिजाइन नहीं पढ़ रहे हैं।
हम नॉर्मल डिजाइन करेंगे या कुछ फैक्टर्स देखेंगे, तो मैं आपको कुछ कुछ फोर्स बताऊंगा जो मेजर फोर्स होते हैं डैम के, उन्हीं को बताऊंगा, ठीक है ना। ज्यादा डिटेल में, ज्यादा डीपली अपन नहीं पढ़ने वाले इसको, क्योंकि डिटेल डिजाइन जो होती है वो एमटेक में आती है, बीटेक में नहीं आती। डिटेल डिजाइन का जो काम होता है वो एमटेक वालों का होता है, अपना नहीं होता, ठीक है ना। तो पहला पहला जो फोर्स है दैट इज सेल्फ वेट। भाई सेल्फ वेट ही है ना, जो मेन फोर्स है वो क्या है ग्रेविटी डैम का, इसका सेल्फ वेट है, ठीक है ना। अब देखो सेल्फ वेट काउंट करना बहुत आसान होता है किसी भी डैम का। लेट सपोज ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है, ये क्या है एक स्ट्रक्चर है, या आप बोल सकते हो एक डैम का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना। पहली बात, सभी की सभी जो डैम के लिए कैलकुलेशन की जाएगी वो पर यूनिट लेंथ में ही की जाएगी। पूरी की पूरी जो कैलकुलेशन है वो पर यूनिट लेंथ में ही की जाएगी। दैट मीन्स लेंथ की वैल्यू कितनी लेंगे अपन, हमेशा 1 ही लेंगे पूरे के पूरे डैम में, ठीक है ना। अब देखो ये आपके पास कोई डैम है इस तरीके का, ठीक है, मुझे क्या करना है, इसका सेल्फ वेट निकालना है, तो बड़ा आसान काम होता है सेल्फ वेट निकालना। ये किसी ना किसी मटेरियल का बना हुआ होगा, ये किसी ना किसी मटेरियल का बना हुआ होगा, और उसका जो यूनिट वेट है वो आपको दे रखा होगा गामा एन, ठीक है। कंक्रीट है तो कंक्रीट का दे रखा होगा, किसी और का है तो किसी और का भी दे रखा होगा, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, इसका सेल्फ वेट निकालना है। अब सेल्फ वेट के लिए क्या करते हैं अपन, यूनिट वेट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका सेल्फ वेट अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या करूंगा, वॉल्यूम इनटू गामा एन, ठीक है। वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इंटू लेंथ इंटू गामा एम। लेंथ अपने को क्या लेनी है, 1 मीटर लेनी है, तो ये क्या हो जाएगी, एरिया इंटू गामा एम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका सेल्फ वेट हो जाएगा, ठीक है। अब एरिया इसका फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, ये वाली डायमेंशन दे रखी होगी, इधर ये डायमेंशन दे रखी होगी, सारी डायमेंशन अपने को दी हुई होती है, तो इस ट्रेपेजॉइड का एरिया अपन फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे भी कर लेना, चाहो तो इसको दो पार्ट में तोड़ दो, एक ट्राइंगल बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, या ट्रेपेजॉइड का फॉर्मूला पता हो तो सीधा उसको लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। अपने को एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड हो जाता है, इतनी मैथमेटिक्स अपने को आती है, ठीक है ना। तो बनाओ इसको, फिर दूसरा फोर्स देखते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक आपको एक सेक्शन पकड़ा दिया जाएगा, ठीक है ना, और बोल देगा कि इसका सेल्फ वेट निकाल के बताओ, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। मैं करवाऊंगा एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे। इसको बनाओ फटाफट, थोड़ी स्पीड बढ़ा लो अपने लिखने की। चले, तो सेकंड नंबर फोर्स जो होता है डैम पे, आप पढ़ाइए, हम एस एस ले लेंगे, ये भी ठीक है, नहीं बुराई इसमें भी कोई नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट लेने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, लिख लो, इतना टाइम तो मिल जाया करेगा अपने को। हमारे एग्जाम वगैरह है क्या? चलो ठीक है, ओके। सेकंड है अपने पास वाटर प्रेशर, सेकंड है अपने पास वाटर प्रेशर, या हम इसको बोल सकते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हम इसे बोल सकते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। दूसरे नंबर का फोर्स है डैम की बॉडी पे, ठीक है ना। अब देखें जरा, मैं एक डैम का सेक्शन बनाता हूं, ये मेरे पास डैम का सेक्शन है कुछ इस तरीके से, ये क्या है मेरे पास डैम का सेक्शन है, ये रहा, क्लियर। अब इसमें बैक साइड में एच हाइट तक का पानी भरा हुआ है, बैक साइड में क्या है, इसमें एच हाइट का पानी भरा हुआ है, ये लो भर दो, ठीक है ना। अभी इसकी जो डाउनस्ट्रीम साइड है वहां पे पानी नहीं है, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये केस फर्स्ट ले रहा हूं, आप ऐसे समझ लो, ये केस नंबर 1 है। इसमें क्या है, ओनली अपस्ट्रीम साइड में ही पानी भरा हुआ है, इसकी डाउनस्ट्रीम साइड में पानी नहीं है, ठीक है ना। अब देखो ये इसका फाउंडेशन,
चले देखें, इस साइड वाटर भरा हुआ है डैम के, ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं अपन टो और इसको बोलते हैं हील, ठीक है ना। अब देखिए जरा, अगर मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट लेना है, ठीक है, यहाँ पे मुझे अगर कोई पॉइंट लेना है तो आप इस पॉइंट पे मुझे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बता सकते हो क्या? देखो एफएम में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का, P इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है ना। यहाँ पे रो जी क्या है? गामा है, यूनिट वेट है, वाटर ले रहे हैं तो गामा डब्ल्यू कर दो, और ये हो गया एच, हाइट, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे वाटर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं तो टॉप पॉइंट जो है, टॉप पॉइंट पे वाटर की हाइट कितनी है? 0 है, तो यहाँ पे फोर्स कितना आएगा, सॉरी प्रेशर कितना आएगा आपके पास? 0 आएगा, ठीक है। मैं डाउनवर्ड आता जाऊंगा और ये बॉटम पॉइंट पे अगर मैं काउंट करूं तो बॉटम पॉइंट पे हाइट कितनी है वाटर की? कैपिटल एच है, तो यहाँ पे आपके पास वाटर प्रेशर कितना होगा? यहाँ पे आपके पास वाटर प्रेशर होगा गामा डब्ल्यू एच, यहाँ पे वाटर प्रेशर होगा आपके पास गामा डब्ल्यू एच। अब देखो प्रेशर जो है हाइट की 1 पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो वेरिएशन कैसा होगा? लीनियर वेरिएशन होगा, ये लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपके पास हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, क्लियर है ना। ये हो गया आपके पास हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, क्लियर है ना। अब देखें जरा मुझे अगर यहाँ पे टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, तो अपन क्या करते हैं, अगर मेरे पास प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम दे रखा हो और मुझे फोर्स काउंट करना है, तो क्या करते हैं, इसका एरिया ले लेते हैं, इसका एरिया ले लेते हैं, क्योंकि फोर्स क्या होता है अपने पास? प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का क्या ले लो? एरिया ले लो। तो टोटल अगर मैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास इस ट्राइंगल का एरिया, और इस ट्राइंगल का एरिया कितना है? 1/2 गामा डब्ल्यू एच इंटू हाइट कितनी है? कैपिटल एच, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? पी एच इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, क्लियर है ना। देखो अगर इसके यहां भी पानी भरा हुआ हो, लेट सपोज यहां पे कुछ हाइट तक पानी भरा हुआ है, लेट सपोज स्मॉल एच हाइट का पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, तो सेम टू सेम डिस्ट्रीब्यूशन इधर आ जाएगा, सेम टू सेम डिस्ट्रीब्यूशन इधर आ जाएगा। टॉप पे 0 और बॉटम पे कितना? गामा डब्ल्यू स्मॉल एच, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, इसको फाइंड आउट अपन कर लेंगे, ठीक है। अब देखें जरा, अगर मैं बोलूं कि भाई पीएच जो है, कैपिटल पीएच, इस वाले की बात कर रहा हूं, ये कितनी डिस्टेंस पे लग रहा होगा? तो फोर्स कहां से लगते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, या इसका जो सीजी है वहां से, ठीक है। इस ट्राइंगल का सीजी कहां पे होता है? बेस से h/3 डिस्टेंस पे। तो ये जो फोर्स है ये कहां पे लग रहा होगा? बेस से h/3 डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा होगा, एक्ट एट h/3 डिस्टेंस फ्रॉम बेस, क्लियर है ना। तो ये हो गई बात। सेकंड फोर्स अपने पास होता है, सेकंड फोर्स होता है अपने पास, दैट इज अपलिफ्ट प्रेशर, दैट इज अपलिफ्ट प्रेशर। हाँ दे दियो थोड़ी। थर्ड होता है अपने पास अपलिफ्ट प्रेशर। तो अपलिफ्ट प्रेशर तो आप समझते ही होंगे सारे के सारे, जो वाटर के पार्टिकल्स, जो वाटर के मॉलिक्यूल ग्राउंड में इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, सीपेज कर जाते हैं, वो फाउंडेशन पे एक अपलिफ्ट फोर्स लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड अपलिफ्ट प्रेशर, ठीक है ना। तो डेफिनेशन लिखने की जरूरत है क्या? इसमें ये लिखने की जरूरत है क्या कि अपलिफ्ट प्रेशर क्या होता है? लिख लो चाहो तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Water which seepages in the foundation exert a upward pressure on foundation called uplift pressure, called uplift pressure, ठीक है ना। अब देखें जरा, मैं अपलिफ्ट प्रेशर फाइंड आउट करूंगा किसी डैम सेक्शन के लिए, इसके लिए दो केस ले रहा हूं, दो केस ले रहा हूं। केस फर्स्ट है मेरा, व्हेन ड्रेनेज गैलरी,
व्हेन ड्रेनेज गैलरी इज नॉट प्रोवाइडेड। ड्रेनेज गैलरी अपन यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं कर रहे हैं। अब ड्रेनेज गैलरी क्या होती है इसको जब समझेंगे, जब हम सेकंड केस में ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करेंगे। अभी प्रोवाइड नहीं करी तो छोड़ो इसको, ठीक है ना, जब प्रोवाइड करेंगे तब समझ लेंगे। तो देखिए जरा, ये मेरे पास डैम का सेक्शन है, ये मेरे पास क्या है, डैम का सेक्शन है कुछ इस तरीके का। इधर क्या है, इसमें कैपिटल एच हाइट तक पानी भरा हुआ है, कैपिटल एच हाइट का यहाँ पे पानी भरा हुआ है। क्लियर है ना, ये लो पानी भर दो इधर पानी भर दो। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, अपलिफ्ट फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो एक संस्था है यूएसबीआर, यूनाइटेड स्टेट ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन, ठीक है ना। तो यूएसबीआर का जो रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भाई प्रेशर या सॉरी जो अपलिफ्ट प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अपलिफ्ट प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर होता है। दैट मीन्स मुझे अगर ये क्या हो गया अपना, ये हील हो गया और ये क्या हो गया, ये टो हो गया। अगर मुझे हील पे अपलिफ्ट प्रेशर निकालना है तो हील पे जो अपलिफ्ट प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, हील के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर। अगर मैं इस कंडीशन में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निकालता हूं तो अपने पास कुछ इस तरह से आता है। मैं अगर यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निकालता हूं तो गामा डब्ल्यू एच आता है हील पे, ठीक है ना। इसी तरीके से हील पे जो आपका अपलिफ्ट प्रेशर भी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, गामा डब्ल्यू एच के। तो ये लो गामा डब्ल्यू एच, ठीक है ना। क्योंकि यूएसबीआर संस्था जो है, यूएसबीआर संस्था जो है वो क्या है, ये बताती है कि भाई जो अपलिफ्ट प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम टू सेम किसके बराबर होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर होता है। तो हम मान लेते हैं उनकी बात, बड़े लोग हैं मान लो, क्या दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर कितना हो जाएगा, गामा डब्ल्यू एच हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो टॉप पे अपलिफ्ट प्रेशर कितना होगा, भाई यहाँ पे मैंने पानी नहीं भरा हुआ, यहाँ पे अगर पानी भर दूं मैं, ऐसा मान लो कि यहाँ पे स्मॉल एच हाइट का मैंने क्या कर दिया, वाटर फिल कर दिया, ये लो। तो स्मॉल एच हाइट का वाटर फिल कर दिया तो टॉप पे कितना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास गामा डब्ल्यू स्मॉल एच, गामा डब्ल्यू स्मॉल एच। तो ये हो गया अपलिफ्ट प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो पावर जो है वो सेम टू सेम किसके जैसी है, एच की पावर 1 जैसी है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा आपके पास, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का होगा। दैट मींस लीनियर वेरिएशन होगा, इन लाइन को मिला दो। तो ये हो गया अपने पास क्या, डिस्ट्रीब्यूशन किसका, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का। अगर यहाँ पे पानी ना भरा हुआ हो, इस साइड में डैम की डाउन साइड में पानी ना भरा हुआ हो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, अपलिफ्ट फोर्स 0 हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आ जाएगा, कुछ इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो बेस है डैम का, इसको मान लो ये है कैपिटल बी, ये है कैपिटल बी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, गामा डब्ल्यू कैपिटल एच। तो अगर मैं इस केस में अपलिफ्ट फोर्स निकालना चाहूं, अगर मैं इस केस में अपलिफ्ट फोर्स निकालना चाहूं टोटल, तो क्या करूंगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है इसका एरिया फाइंड आउट कर लूंगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का क्या कर लूंगा, एरिया फाइंड आउट कर लूंगा। तो इसका एरिया बताना जरा क्या हो जाएगा, ये इसकी हाइट हो गई गामा डब्ल्यू एच, बेस हो गया इसका बी, तो इसका एरिया हो जाएगा कितना, 1/2 इंटू गामा डब्ल्यू एच इंटू बी। क्लियर, ये क्या हो जाएगा आपके पास अपलिफ्ट फोर्स। अपलिफ्ट फोर्स को जनरली यू से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास 1/2 गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू बी। क्लियर, एक्ट कहां पे करेगा, जो इस डायग्राम का सीजी है या जो इस ट्रायंगल का सीजी है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी डिस्टेंस पे होगा, इस टो से 2b/3 की डिस्टेंस पे, ठीक है ना। तो आपको ये भी पता लग गया। एक्टिंग पॉइंट निकालना है तो सीधा सीधा सा जो डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल दो, आ जाएगा, ठीक है ना, वहीं पे एक्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास केस नंबर 1। केस नंबर 2 देखते हैं, केस नंबर 2 दिख रहा है ना यहां से, केस नंबर 2, चलो मैं थोड़ा सा नीचे लिख दूंगा। केस नंबर 2 है अपने पास, व्हेन ड्रेनेज गैलरी इज प्रोवाइडेड, ठीक है ना, जब ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड कर रखी हो, ठीक है। तो अब देखो ड्रेनेज गैलरी का क्या सिस्टम होता है, मैं फिगर से बताता हूं आपको। ये देखिए यहाँ पे, ये एक डैम सेक्शन है कुछ इस तरीके का, ये एक डैम सेक्शन है कुछ इस तरीके का,
ठीक है ना। अब इस सेक्शन में क्या कर रखा है, बैक साइड में, बैक साइड में यहां पे कैपिटल एच हाइट तक पानी भरा हुआ है, क्लियर है ना। और फ्रंट साइड में भी मान लो, फ्रंट साइड में यहाँ पे स्मॉल एच हाइट का पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्रेनेज गैलरी क्या है, ड्रेनेज गैलरी एक गैलरी टाइप की स्ट्रक्चर है, लाइक दैट। गैलरी समझते हो ना, एक गैलरी टाइप की स्ट्रक्चर होती है लाइक दैट। हालांकि मैंने थोड़ी बड़ी बना दी है, इतनी बड़ी होती नहीं है, छोटी सी होती है, ठीक है ना। तो ये जो है दैट इज ड्रेनेज गैलरी। अब इसका काम क्या है, ड्रेनेज गैलरी। अब समझो जरा, देखो यहां पे जो वाटर प्रेजेंट है ये क्या करेगा, इधर आएगा फाउंडेशन के नीचे, ठीक है, फाउंडेशन के नीचे एंट्री मारेगा। अब ये जो वाटर होता है जो यहाँ पे इसके फाउंडेशन के नीचे सीपेज कर गया, इनफिल्ट्रेट कर गया, इसकी टेंडेंसी होती है अपवर्ड मूवमेंट करने की, और इसी मूवमेंट की वजह से क्या होता है, अपलिफ्ट प्रेशर इस पे लगता है, ठीक है ना। तो ये जो वाटर है इसको अगर मैं कम कर दूं, इसको अगर मैं निकाल दूं, ठीक है, देखो यहाँ पे इतना सारा हेड है वाटर का, इतना सारा हेड है, तो हेड है तो यहाँ पे जो बॉटम साइड में जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे उन पे क्या लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा ना भाई। हेड क्या है, एक तरीके की प्रेशर एनर्जी तो है, हेड क्या है, एक तरीके की प्रेशर एनर्जी है। तो प्रेशर एनर्जी है तो नीचे वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उन पे फोर्स लग रहा होगा, निकल इधर से, है ना। तो ये क्या करेंगे, नीचे जो सॉइल है उसमें इन्फिल्ट्रेट हो जाएंगे, मतलब ये बाहरी दबाव की वजह से गए हैं, इनके पास एनर्जी है किसकी फॉर्म में, प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में, तो उसकी वजह से क्या लगाते हैं, अपलिफ्ट फोर्स लगाते हैं। पर उनकी एक टेंडेंसी होती है कि ऊपर आना चाहते हैं, क्यों, क्यों नीचे जाएंगे तो इनको ज्यादा एनर्जी लॉस्ट करनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि जैसे ही नीचे जाते जाओगे सॉइल का कॉम्पैक्शन बढ़ता जाता है, और कॉम्पैक्शन बढ़ता जाएगा तो वहां पे इनको मूवमेंट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्लियर। तो अगर मैं ये जो पानी है इसको अगर यहीं पे बाहर निकाल दूं, क्योंकि ये जो वाटर ये कैसे जाता है, इसके फाउंडेशन से होते हुए बाहर निकल जाता है, यही काम होता है इसका, ठीक है। अगर मैं इस वाटर को यहीं पे बाहर निकाल दूं, हिल के पास ही बाहर निकाल दूं, तो ये वाटर क्या है, अपलिफ्ट प्रेशर नहीं लगाएगा, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अपलिफ्ट प्रेशर में कुछ कमी आ जाएगी, ठीक है, अपलिफ्ट प्रेशर में क्या आ जाएगी, कुछ कमी आ जाएगी। तो इस वजह से एक लेंथ के अकॉर्डिंग गैलरी प्रोवाइड की जाती है जिसे बोलते हैं अपन ड्रेनेज गैलरी। इसमें नीचे वाला जो मटेरियल होता है ये परवियस मटेरियल होता है, मतलब मिट्टी इसमें से आ नहीं सकती लेकिन पानी आ जाता है, ठीक है ना। तो ये जो वाटर यहाँ पे जा रहा था, ये जो वाटर यहाँ पे जा रहा था, ये क्या करेगा, इस परवियस मटेरियल के थ्रू ऊपर मूवमेंट कर जाएगा, और जैसे ही ऊपर मूवमेंट करेगा ड्रेनेज गैलरी में पर्टिकुलर नाली टाइप से बनी होती है, इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब ये जो वाटर यहाँ से इनफिल्ट्रेट किया सॉइल में, इसको जस्ट मैंने ड्रेनेज गैलरी में ही बाहर निकाल दिया, मतलब ये आगे नहीं जाएगा, आगे नहीं जाएगा तो अपलिफ्ट प्रेशर जनरेट नहीं करेगा। तो ड्रेनेज गैलरी क्या है, एक तरीके का जुगाड़ है, जुगाड़ बोल लो, किसको कम करने के लिए, अपलिफ्ट प्रेशर को कम करने के लिए, ठीक है। इसके बारे में कभी नहीं पूछा जाएगा कि क्या होती है क्या नहीं होती, बस पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये बात हो गई। इनको हटा रहा हूं मैं। तो ये बात होती है, ये होती है अपनी ड्रेनेज गैलरी, समझने के लिए था। बाकी ड्रेनेज गैलरी से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या फर्क पड़ता है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो हमें यूएसबीआर का रिकमेंडेशन पता है, यूएसबीआर का रिकमेंडेशन पता है कि भाई जो हील है, जो हील है, हील पे अपलिफ्ट प्रेशर कितना होगा, जो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, और यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है, गामा डब्ल्यू एच के बराबर है। तो ये लो, यहाँ पे जो टो है, टो पे अपलिफ्ट प्रेशर कितना होगा, जितना यहाँ का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है यहाँ पे, दैट इज गामा डब्ल्यू स्मॉल एच, क्लियर ना। वेरिएशन क्या होता है इनका, लीनियर होता है, क्या सही है ये, सही है क्या, बताना जरा, ये डिस्ट्रीब्यूशन सही है क्या। अरे बताओ, जैसे क्या कर रहे हो, क्यों, क्यों नहीं है सही, क्योंकि यहाँ पे ड्रेनेज गैलरी पे अपलिफ्ट प्रेशर को कम होना था, हाँ ड्रेनेज गैलरी पे अपलिफ्ट प्रेशर को कम होना था, जीरो कहां रहेगा यार, जीरो नहीं रहेगा। अरे ये तो जो वाटर है डैम से गेट वगैरह प्रोवाइड करते हैं अपन, तो भाई बहके भी तो जाता है ना, डैम का मतलब यही थोड़ी है कि बस रोक दिया पानी आगे जाएगा ही नहीं, थोड़ा सा सीपेज करके जाता रहता है,
ठीक है। एक आध गेट होते हैं, अगर पेरिनियल रिवर पे ले रखा है हमने डैम, तो उसमें से पानी भी आगे फ्लो करता रहता है। ये तो अपनी इच्छा के अनुसार है, अगर दे रखा हो तो ले लो, नहीं दे रखा तो मत लो, कोई जरूरी थोड़ी है। ठीक है, मैं तो एक कंडीशन बता रहा हूं, ठीक है ना। ये फिगर गलत इसलिए है कि हमें पता है कि ड्रेनेज गैलरी जो थी, ड्रेनेज गैलरी अपलिफ्ट प्रेशर को कम करने के काम में आती है, और हमने यहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर को कम किया ही नहीं, तो ये फिगर गलत हो गया। मतलब ड्रेनेज गैलरी पे कितना प्रेशर होता है या कितना अपलिफ्ट प्रेशर होता है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ड्रेनेज गैलरी पे कितना अपलिफ्ट प्रेशर होता है, इसके लिए यूएसबीआर जो है, यूनाइटेड ब्यूरो ऑफ या यूनाइटेड स्टेट ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन, उसने हमें एक गाइडलाइन दे रखी है, ठीक है ना। उसने हमें एक गाइडलाइन दे रखी है, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लिखें, अकॉर्डिंग टू यूएसबीआर रिकमेंडेशन, अपलिफ्ट प्रेशर ऑन ड्रेनेज गैलरी, और इस तरीके से लिख लो आप, अपलिफ्ट प्रेशर एट सेंटर ऑफ ड्रेनेज गैलरी is equal to uplift pressure at 2 plus difference plus 1/3 of difference of uplift pressure at heel minus uplift pressure of 2। तो ये क्या लिख दिया, इसको समझ लें एक बार। भाई यूएसबीआर ने रिकमेंडेशन दिया, उस रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जो ड्रेनेज गैलरी है उसके सेंटर पे कितना अपलिफ्ट प्रेशर होगा वो समझना है। तो ये देखें, इज इक्वल टू अपलिफ्ट प्रेशर एट 2, तो अपलिफ्ट प्रेशर एट 2 कितना है, गामा डब्ल्यू एच है, स्मॉल एच, ठीक है, प्लस 1/3 ऑफ द डिफरेंस ऑफ, तो 1/3 ले लो, 1/3 ऑफ द डिफरेंस ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर एट हील माइनस, तो माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जब डिफरेंस लिख दिया तो डिफरेंस ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर एट हील एंड अपलिफ्ट प्रेशर ऑफ टो, ठीक है ना। तो हील पे कितना अपलिफ्ट प्रेशर है, गामा डब्ल्यू स्मॉल एच, सॉरी गामा डब्ल्यू कैपिटल एच माइनस गामा डब्ल्यू स्मॉल एच। तो ये हो गया अपने पास क्या, ये हो गया अपने पास ड्रेनेज गैलरी के हेड पे अपलिफ्ट प्रेशर। बात समझ में आई, मतलब अपलिफ्ट प्रेशर एट 2 ये रहा, क्लियर, प्लस 1/3 ऑफ डिफरेंस ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर ऑफ हील माइनस अपलिफ्ट प्रेशर ऑफ 2। तो ये मैंने दोनों के अपलिफ्ट प्रेशर का डिफरेंस ले लिया और इसका 1/3 कर दिया, तो ये क्या हो गया आपके पास, ड्रेनेज गैलरी के हेड पे अपलिफ्ट प्रेशर हो गया। याद रखना, क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पे, ठीक है ना। तो मैं बोल देता हूं, अपलिफ्ट प्रेशर जो है ड्रेनेज गैलरी के हेड पे वो यू स्टार है इस तरीके से, और यू स्टार की वैल्यू कितनी रही आपके पास, ये रही। अगर आपको इसका टोटल अपलिफ्ट फोर्स निकालना है, टोटल अपलिफ्ट प्रेशर निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसका एरिया ले दोगे, एरिया लेना आपको आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। बताओ कोई समस्या इसमें बताइए कोई समस्या फटाफट। बताओ बताओ, शर्माओ मत। तो ये हो गए अपने पास मेजर 3 फोर्स, ठीक है। देखो इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा देखो अर्थक्वेक फोर्स भी होता है, सिल्ट जो भरी होती है डैम के पीछे उसका भी फोर्स लगता है, ठीक है। इसके अलावा विंड लोड भी लगता है, अगर ठंडे इलाकों में डैम बना रखा है तो बर्फ जम जाएगी, उसका भी प्रेशर लगता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो वेव्स आती हैं, लहरें बह के आती हैं, भाई बड़ा डैम है तो लहरें आएंगी, और लहरें क्या करती हैं, डैम की दीवार से टकराती हैं, तो उसका भी अलग से प्रेशर लगता है।
लेकिन वो सारी डिटेल डिजाइन की बात है। डिटेल डिजाइन अपन नहीं करते, डिटेल डिजाइन एमटेक वाले करते हैं, तो अपन उनको नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। और गेट है, गेट में इनके बारे में पूछा भी नहीं जाता। गेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या, आपको डैम की स्ट्रक्चर बता देगा, डैम का क्रॉस सेक्शन दे देगा और बोलेगा अपलिफ्ट प्रेशर बताओ, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अभी आगे और पढ़ेंगे डैम में। ये बना लिया, हटा दूं, स्क्रीनशॉट लोगे, क्या करोगे, क्योंकि तुम्हारे कहे अनुसार मैंने पूरा बोर्ड भर दिया। लिख लिया करो, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है क्या? क्या है, एक तो 1.5 घंटे क्लास कम सी लगती है थोड़ी, है ना, 2 घंटे की सफिशियंट होती है आई थिंक। लिख लेना, है ना, कभी भूल जाओ तो। सभी की रजामंदी हो तो मैं हटाऊं इसको? बताएं जरा। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, गेट में आया हुआ है 2016 में। एक क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिख लो, मैं कर लूंगा बात, चलो मैं करके देखता हूं बात। वैसे मैंने बोला था पर हुआ नहीं। वैसे मैंने कल परसों ही बोला था इसके बारे में, पर इस बात पे ध्यान नहीं दिया गया। चलो मैं एक बार और बोल दूंगा, क्वेश्चन लिखें, और कंक्रीट ग्रेविटी डैम, कंक्रीट ग्रेविटी डैम section is shown in the figure, dam section is shown in the figure, in the figure, assume गामा कंक्रीट, मतलब कंक्रीट का बना हुआ है, दैट इज 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, एंड गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। फाइंड द अपलिफ्ट प्रेशर, सॉरी, फाइंड द अपलिफ्ट फोर्स, फाइंड द अपलिफ्ट फोर्स पर मीटर लेंथ। मैंने बोला था ना आपको कि सारा के सारा जो काम होगा वो आपका पर मीटर लेंथ पे ही चलेगा, ठीक है। और ये बताना है आपको किलो न्यूटन में, ठीक है। अब डैम का सेक्शन बताया हुआ है आपको क्वेश्चन में, मैं डैम का सेक्शन बना देता हूं एक बार। मैं एक बार डैम का सेक्शन बना देता हूं। ये कुछ इस तरीके का डैम का सेक्शन दे रखा है आपको, ठीक है ना। ये है आपके पास, पानी भरा हुआ है यहाँ पे 65 मीटर, ठीक है ना। और इधर पानी भरा हुआ है आपके पास 5 मीटर, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करवा रखी है। ये क्या है, ड्रेनेज गैलरी है, और ड्रेनेज गैलरी के सेंटर से लेके हील तक की डिस्टेंस है 10 मीटर, और इधर से लेके टो तक की डिस्टेंस है 40 मीटर। बात समझ में आ गई? ये डिस्टेंस है ड्रेनेज गैलरी तक 10 मीटर, और इधर है 40 मीटर। आपको अपलिफ्ट प्रेशर बनाना है, आपको अपलिफ्ट फोर्स बताना है, तो इस तरीके से बनेगा। तीनों वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है ना। ये आपके पास दो ट्रेपेजोइडल बन जाएंगे, दो ट्रेपेजोइडल बन जाएंगे, दोनों का एरिया निकाल देना, फटाफट आंसर आ जाएगा, फटाफट करो। फटाफट करें। मैंने देखो फॉर्मूला भी नहीं मिटाया, इसलिए क्वेश्चन में काम आएगा।
बन गया भाई लोगों। तो मेरा देखो मैं डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना रहा हूँ, आपको बनाना है तो मेरे साथ बना लेना। देखो ये है अपना हील और ये है अपना टो। चलो एक बार मुझे कौन हुआ क्वेश्चन करो, क्वेश्चन हो जाना चाहिए, इसका बड़ी क्वेश्चन नहीं है। 1-2 मिनट और लेते हैं, क्वेश्चन करो आप। वन 18600 एक आंसर आया। किलो न्यूटन में 18600 इतना ज्यादा, लो चेक करते हैं। 10500 105 आया क्या किसी का? 10500। ड्रेनेज गैलरी के हेड पे अपलिफ्ट प्रेशर कितना आया? तो ड्रेनेज गैलरी के हेड पे अपलिफ्ट प्रेशर कितना आया था बताना जरा, मां तो गलती नहीं कर गए। चलो देखो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया आपने कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है। देखो हील पे अपलिफ्ट प्रेशर कितना होगा जितना यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, दैट मींस गामा डब्ल्यू इंटू एच, दैट मींस कितना 65 इंटू 10, दैट मींस 650। ठीक है ना, क्लियर। ये आ जाओ इधर, टो पे कितना होगा जितना यहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर है, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है कितना, गामा डब्ल्यू स्मॉल है, दैट मींस 10 इंटू 5, दैट मींस 50। ये हो गया टो पे, क्लियर। अब मुझे चाहिए किस पे, ड्रेनेज गैलरी के हेड पे, मुझे कहां पे चाहिए, ड्रेनेज गैलरी के हेड पे, ठीक है ना। तो ड्रेनेज गैलरी के हेड पे जो अपलिफ्ट प्रेशर होता है उसकी इक्वेशन वो लिख दी, कितना होता है बताना जरा, गामा डब्ल्यू स्मॉल एच प्लस 1/3 गामा डब्ल्यू कैपिटल एच माइनस गामा डब्ल्यू स्मॉल एच, ठीक है ना। तो देखिए जरा गामा डब्ल्यू स्मॉल एच कितना है अपने पास 50 प्लस 1/3 गामा डब्ल्यू कैपिटल एच कितना 650 माइनस गामा डब्ल्यू स्मॉल एच कितना, ये कैलकुलेट कर रखा है ना, -50। तो ये हो गया अपने पास 50 प्लस 1/3 इंटू 600, मतलब ये 200 हो जाएगा और यू डैश आपके पास आ जाएगा 250। यूनिट वगैरह मैं अभी काउंट नहीं कर रहा हूं इसकी, तो ये आ गया आपके पास 250, ठीक है ना। दैट मींस यहाँ पे जो अपलिफ्ट प्रेशर है दैट इज 250, यहाँ पे कितना है 650 और यहाँ पे कितना है 50, क्लियर। ये लेंथ आपको दे रखी है कितनी 40 और ये लेंथ आपको दे रखी है कितनी 10, ठीक है ना। अब क्या है, अब ट्रेपेजॉइडी तो है, तो इनका एरिया फाइंड आउट करना है, कर लो। इसको बोल दो 1 नंबर, इसको बोल दो 2 नंबर, ठीक है ना। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ट्रेपेजॉइड का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू टॉप विड्थ प्लस बॉटम विड्थ, ठीक है ना। तो ये ट्रेपेजॉइड है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है 10। देखो इस ट्रेपेजॉइड को इस तरीके से बना लो,
ये जो ट्रेपेजॉइड है ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से है। ये है आपके पास 10, ठीक है ना, इधर है आपके पास 650 और इधर है आपके पास 250, ठीक है ना। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट कितनी है 10 इंटू टॉप विड्थ कितनी है 250 प्लस बॉटम विड्थ कितनी है 650। तो ये 50 50 700 900 बार हो गए, 9 5 45, कुछ इतना आएगा 4500, है ना, ये आ जाएगा आपके पास 4500 किलो न्यूटन, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा है अपने पास, दूसरा ट्रेपेजॉइड है, दूसरे ट्रेपेजॉइड का एरिया फाइंड आउट कर लो। दूसरा ट्रेपेजॉइड कहां रहा, ये रहा, ठीक है। इसको अगर मैं बनाऊंगा तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। ये है आपके पास 50, ये है कितना 250 और ये कितना है 40, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं एरिया फाइंड आउट करना चाहता हूं, इसको A2 बोल दो, इसको A1 बोल दिया, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू हाइट, हाइट कितनी 40, टॉप विड्थ कितनी 50 और बॉटम कितनी 250, ठीक है ना। अब देखना ये 20 50 और 250 कितने हो गए 300, 300 गुणा 20 कितने हो गए 6000। तो A2 कितना आ गया आपके पास 6000 किलो न्यूटन, ये लीजिए। अब अपने को टोटल चाहिए तो A1 प्लस A2 कर दो, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 4500 6000 कितने हो जाते हैं 10500 किलो न्यूटन, ये लीजिए आंसर। ये है अपने पास आंसर इसका। बताओ कोई समस्या इसमें, आसान क्वेश्चन था। ज्यादा भारी तो नहीं था ना सर, लेकिन ओनली फोर्स पूछा था। हाँ तो फोर्स ही तो बताया है मैंने, मैंने फोर्स ही तो बताया है। ये क्या है, ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रेशर इनटू एरिया करने पे फोर्स मिलता है, या प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का एरिया ले लो तब फोर्स मिलता है ना। तो मैं कंफ्यूज मत हो, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये प्रेशर का है, ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन से सारे, और प्रेशर और फोर्स अलग होता है, ठीक है ना। चलिए एक सेकंड, इसमें थोड़ी इंक भर लेता हूं मैं। तो ये हो गया अपने पास, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसमें अपलिफ्ट प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था, तो वो तो आसान है आई थिंक, वो तो आप निपटा दोगे सारे के सारे। देखो इसमें ओनली क्या प्रॉब्लम थी कि बस ड्रेनेज गैलरी पे अगर आपको अपलिफ्ट प्रेशर पता हो तो ये क्वेश्चन आसान है, 2 नंबर का क्वेश्चन था ये, 2016 में आया था, है ना। अगर आपको ये वैल्यू पता हो तो आप आसानी से क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है ना। तो बस ये है, एक ट्रेपेजॉइड का एरिया तो याद ही कर लो, कईयों को ट्रेपेजॉइड का एरिया याद नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि बहुत काम आता है डैम कैनाल में, उठा उठा के ट्रेपेजॉइड ही ट्रेपेजॉइड होते हैं। गामा सी तो बे मतलब दिया है, हाँ बिना बात का दे रखा है, कोई मतलब नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो डेटा आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो सारा की सारा यूज आएगा, परेशान करने के लिए भी दे देते हैं कई बार, ठीक है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो डेटा दिया हुआ है वो यूज आएगा। अब कोई अगर ऐसा सोच के बैठ जाए कि इसका तो यूज नहीं आया, मतलब मैंने कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलती कर दी, तो बैठा रहे बेटा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें आपसे या तो अपलिफ्ट प्रेशर काउंट करा लेगा, एक बार सेल्फ वेट का भी आया हुआ है, एक सेक्शन देके सेल्फ वेट काउंट करवा लिया, तो बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मोड ऑफ फेलियर, ठीक है ना। तो हेडिंग डाले मोड ऑफ फेलियर, मोड ऑफ फेलियर ऑफ डैम, मोड ऑफ फेलियर ऑफ डैम। तो देखें जरा डैम के फेलियर देख लेते हैं किस किस तरह से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला फेलियर ले रहा हूं मैं, ड्यू टू ओवर टर्निंग, ड्यू टू ओवर टर्निंग, ठीक है। मतलब डैम अगर ओवरटर्न हो जाए तो फेलियर ही होगा ना। तो ओवरटर्न की वजह से फेलियर किस तरह का होता है, तो देखें ये मैंने एक डैम का सेक्शन लिया, ये मैंने क्या लिया एक डैम का सेक्शन लिया इस तरीके से,
ठीक है। अब देखो डैम के सेक्शन पे पीछे साइड में पानी भरा हुआ होगा, तो उसकी वजह से क्या लग रहा होगा, इस पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, इसे बोल देता हूं मैं पीएच, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को बोल देता हूं मैं पीएच। ठीक है ना, क्लियर। और इसको जनरली पी से ही डिनोट कर देते हैं, अपन पीएच लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती। ये है हील और ये है आपके पास क्या, ये है टो। क्लियर है ना। यहाँ पे जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगता है कितने डिस्टेंस पे लगता है बेस से, h/3 डिस्टेंस, h/3 डिस्टेंस पे। क्लियर है ना। एक यहाँ पे अपलिफ्ट फोर्स लग रहा होगा, दैट इज कॉल्ड यू, और ये कितना होगा, टो से 2b/3 डिस्टेंस पे। यहाँ पे जो बेस है उसको मैंने मान लिया कैपिटल बी। क्लियर है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या लग रहा होगा, इसका सेल्फ वेट लग रहा होगा। ठीक है ना, इसका सेल्फ वेट लग रहा होगा लाइक दैट, दैट इज डब्ल्यू, दैट इज डब्ल्यू। क्लियर है ना। अब अगर इसमें जो अंदर फोर्स लग रहे हैं इनमें मैं देखूं, तो जो डब्ल्यू है या जो इसका सेल्फ वेट है वो क्या कर रहा है, इन दोनों फोर्स को रजिस्ट कर रहा है, इन दोनों फोर्स को क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है। बाकी ये जो दोनों फोर्स है क्या करना चाहते हैं, इसको अनस्टेबल करना चाहते हैं। मतलब ये फोर्स क्या चाहता है कि डैम जो है ऐसे ऐसे हो जाए। ठीक है ना, अभी डैम ऐसे है, ये क्या हो जाए, इस तरीके से हो जाए। और नीचे का अपलिफ्ट फोर्स क्या चाहता है कि डैम ऊपर उठ जाए। तो दोनों करना तो ओवर टर्निंग चाह रहे हैं ना इसको। ठीक है, तो देखो अगर मैं ओवर टर्निंग से इसे बचाना चाहता हूं, टू प्रिवेंट ओवर टर्निंग, अगर मैं चाहता हूं कि ये जो डैम है ये ओवर टर्निंग से बचा हुआ रहे, तो मेरे पास जो रजिस्टिंग मोमेंट है वो क्या होना चाहिए, ओवर टर्निंग मोमेंट से ज्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे जो रजिस्टिंग मोमेंट है मेरे पास वो क्या हो, ओवर टर्निंग मोमेंट से ज्यादा हो, ओवर टर्निंग मोमेंट से ज्यादा हो। ठीक है ना। रजिस्टिंग मोमेंट को मैं लिख देता हूं एम आर, और ओवर टर्निंग मोमेंट को लिख देता हूं मैं एम नॉट, एम नॉट। क्लियर है ना। तो देखो रजिस्टिंग मोमेंट किसकी वजह से आएगा, ओनली इसके सेल्फ वेट की वजह से, ओनली इसके सेल्फ वेट की वजह से। और ओवर टर्निंग किस किस की वजह से आएगा, एक तो अपलिफ्ट की वजह से और एक हाइड्रोस्टैटिक की वजह से। बाद में समझेंगे जब क्वेश्चन करेंगे, अभी इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एम आर इज डिवाइड बाय एम नॉट। और यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है वो लिया जाता है जनरली आपका 2 से 3 के बीच में। ठीक है ना। तो ये हो गया अपना ओवर टर्निंग की वजह से फेलियर। क्लियर ना। क्वेश्चन में आपसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछे जाते हैं, तो एक आध क्वेश्चन करेंगे जब अपने क्लियर हो जाएगी ये चीज, अभी टेंशन मत लो। ठीक है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ही हमें निकालना होता है, मतलब एक बार मोमेंट ले लेंगे सेल्फ वेट का, एक बार ले लेंगे इन दो का, और फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट है अपने पास स्लाइडिंग फेलियर, नेक्स्ट है अपने पास स्लाइडिंग फेलियर नंबर 2, दैट इज स्लाइडिंग फेलियर। क्लियर है ना। अब देखो स्लाइडिंग फेलियर आप समझते ही हो, मतलब ये जो है डैम की बॉडी है स्लाइड कर जाए। ठीक है, स्लाइड कर जाए। तो देखो मैं एक बार सेक्शन बनाता हूं डैम का, ये अपने पास ये सेक्शन है, ये अपने पास क्या है, सेक्शन है। अब इस सेक्शन पे अगर मैं देखूं तो दोनों साइड में फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, एक हॉरिजेंटल साइड में फोर्स लगता है, इसे मैं बोल देता हूं सिग्मा एच। ठीक है, अब जो भी फोर्स आ रहे हैं मैंने सारे के सारे सिग्मा एच में काउंट कर लिए, जो भी हॉरिजेंटल फोर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे मैंने सिग्मा एच में काउंट कर लिए। ठीक है ना। और अपने पास बॉटम पे लगता है सिग्मा वी। ठीक है, बॉटम पे लगता है सिग्मा वी, जितने भी हैं सारे के सारे आ गए वर्टिकल डायरेक्शन। क्लियर है। अब देखिए जरा, ये मानो ये इसका फाउंडेशन है, ये मानो ये इसका फाउंडेशन है। अब जो सिग्मा एच फोर्स है, जो सिग्मा एच फोर्स है जो हॉरिजेंटल साइड में लग रहा है, वो क्या चाहता है कि ये जो डैम है ये आगे खिसक जाए। भाई अगर किसी चीज पे हम फोर्स लगाते हैं किसी डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या चाहता है, जैसे ये डिब्बा है, इस डिब्बे पे हमने इधर से फोर्स लगा दिया, तो ये फोर्स के अंडर में आके क्या करेगा, इधर साइड में मूवमेंट करेगा। ठीक है ना। इसको रोकेगा कौन, भाई अगर यहाँ पे आपने देख चुके हो कि भाई इस डैम की बॉडी पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जो क्या करना चाहता है, इस डैम को उस साइड में ले जाना चाहता है। अब डैम जा नहीं रहा, तो डैम जा नहीं रहा तो डैम को रोकने के लिए कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। यहाँ पे रोकने के लिए कौन सा लग रहा होगा, कोई बता सकता है मुझे, इसको रोकने के लिए कौन सा फोर्स लग रहा होगा। भाई हॉरिजेंटल फोर्स है, अगर कोई इसको रोक नहीं रहा होता तो डैम को उधर ले जाता। फ्रिक्शन, वेरी गुड। यहाँ पे क्या लग रहा होगा, यहाँ पे लग रहा होगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ले लेता हूं मैं
म्यू, फ्रिक्शन लग रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस केस में जो आपके पास रजिस्टिंग फोर्स है, जो आपके पास रजिस्टिंग फोर्स है वो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। वो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, कोएफिशिएंट इनटू फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, म्यू इनटू सिग्मा वी। सिग्मा वी क्यों, क्योंकि देखो इसी तरीके से फ्रिक्शन फोर्स लेते हैं अपन, लाइक ये अपने पास कोई डिब्बा है, ठीक है, इस पे ये लोड आ रहा है, इधर फ्रिक्शन फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू इनटू फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। अपने पास जो फ्रिक्शन फोर्स है, या मैं बोल दूं इसको रजिस्टिंग फोर्स, ये कितना है, म्यू इनटू सिग्मा वी है, ठीक है ना। अब अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी चाहता हूं, या इस तरीके से लिखो आप, टू अवॉइड अवॉइड स्लाइडिंग फेलियर, टू अवॉइड स्लाइडिंग फेलियर, अगर मुझे स्लाइडिंग से रोकना है इसको, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो ज्यादा होना चाहिए इस हॉरिजेंटल फोर्स से, ठीक है ना। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो रजिस्टिंग फोर्स है वो इस स्लाइडिंग फोर्स से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं ना इसको, दैट मीन्स रजिस्टिंग फोर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्लाइडिंग फोर्स। अब रजिस्टिंग फोर्स कौन सा है अपने पास, ये रहा, म्यू इंटू सिग्मा वी। स्लाइडिंग फोर्स कौन सा है अपने पास, हॉरिजेंटल फोर्स सिग्मा एच, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालूं तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, म्यू इंटू सिग्मा वी डिवाइड बाय सिग्मा एच, डिवाइड बाय सिग्मा एच। क्लियर है ना। तो ये हो गया अपने पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्लियर है। यहाँ पे अगर मैं सिग्मा वी की बात करूं, अपनी जो जर्नल कंडीशन होती है ये वाली, इसमें अगर मैं सिग्मा वी की बात करूं तो देखो वेट लग रहा है डाउनवर्ड, अपलिफ्ट फोर्स लग रहा है अपवर्ड, डाउनवर्ड को प्लस ले लो, अपवर्ड को माइनस ले लो, तो सिग्मा भी कितना हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस यू। तो सिग्मा भी हो जाएगा आपके पास डब्ल्यू माइनस यू। और हॉरिजेंटल में अपने पास एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा, हाइड्रोस्टैटिक, तो सिग्मा एच हो जाएगा पी एच के बराबर, ठीक है ना। क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, अपन करेंगे, एक क्वेश्चन करके देखेंगे। क्लियर, जब ये सारी की सारी चीजें आपको किस तरीके से ली जाती हैं, किस तरीके से काउंट करते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी में एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, देखो जरा, यहां पे ये जो हॉरिजेंटल फोर्स है इसका पता है कि स्लाइडिंग करवाना चाहता है इस टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस हॉरिजेंटल फोर्स को हमने ये माना कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है फाउंडेशन का, ये रोकता है, ये रोकता है। पर इसके साथ एक और फोर्स होता है जो इसको रोकने में काम आता है, और दैट इज कॉल्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ, देखो यहाँ पे कोई ना कोई फाउंडेशन होगा। जनरली ग्रेविटी डैम क्या है, रॉक फाउंडेशन पे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन में चाहे सॉइल है, चाहे कोई रॉक वगैरह है, कुछ भी है, वो इस डैम की कंक्रीट से बॉन्ड भी तो बनाएगी, कुछ ना कुछ बॉन्डिंग तो वहां पे होगी। और कुछ ना कुछ बॉन्डिंग अगर वहां पे होगी तो कुछ ना कुछ बॉन्ड स्ट्रेंथ भी लग रही होगी, ठीक है ना। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी लग रही होगी, तो वो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, इसकी स्लाइडिंग को रोकने का काम करेगी, उसकी स्लाइडिंग को रोकने का काम करेगी। क्लियर ना, मतलब रजिस्टिंग में फ्रिक्शन के साथ साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ भी होगी, ठीक है ना, जो कि हमने यहाँ पे काउंट नहीं करी, हमने यहाँ पे उसको काउंट नहीं किया। तो ये जो स्लाइडिंग फेलियर के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है ना, इसको आजकल हम काम में नहीं लेते, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, ऐसा मत सोचना आजकल काम में नहीं लेते तो क्वेश्चन नहीं बनते इस पे, क्वेश्चन इस पे बनते हैं, लेकिन जनरल नॉलेज के हिसाब से इसको आजकल काम में नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि यहाँ पे इसने एक जो रजिस्टिंग फोर्स है उसको नेग्लेक्ट कर दिया, उसको काउंट नहीं किया, ठीक है। और जब रजिस्टिंग फोर्स काउंट नहीं किया इसने, तो इसने कहीं ना कहीं इसकी इकोनॉमी बढ़ा दी। समझेंगे इकोनॉमी कैसे बढ़ गई, ये भी समझेंगे, लेकिन थोड़ा आगे चलते हैं एक बार। देखो स्लाइडिंग फेलियर के लिए हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल लिया था, यहां पे एक गलती हो गई कि हमने क्या नहीं किया, जो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसको काउंट नहीं किया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्लाइडिंग के लिए। अब एक और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया जाता है स्लाइडिंग के लिए, जिसमें हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को काउंट करते हैं, और उसका नाम होता है, उसका नाम होता है, उसका नाम होता है, एक सेकेंड, शियर फ्रिक्शन फैक्टर, शियर फ्रिक्शन फैक्टर, इसका नाम होता है शियर फ्रिक्शन फैक्टर। अरे ये दिख भी रहेगा तुमको, फैक्टर नहीं दिख रहा होगा है ना, शियर फ्रिक्शन
फैक्टर, ये होता है अपने पास दूसरा एक स्लाइडिंग के लिए क्या, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसमें फर्क क्या होता है लिख लो, इट इज सेम एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन स्लाइडिंग, बट in that case bond strength is considered, क्लियर ना। अब देखो, पहले मेरे पास जो स्लाइडिंग फोर्स था या अब भी जो स्लाइडिंग फोर्स है वो कितना है, सिग्मा एच है। मतलब ये जो हॉरिजेंटल फोर्स है इसको स्लाइड कराना चाहता है, ठीक है। पहले जो मेरे पास रजिस्टिंग फोर्स था, पहले मेरे पास जो रजिस्टिंग फोर्स था वो क्या था, म्यू इनटू सिग्मा बी ही था, मतलब ओनली फ्रिक्शन फोर्स ही था। लेकिन अब की बार क्या ऐड हो जाएगा यहाँ पे, Q इंटू बी भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये Q इंटू बी क्या है, ये Q इंटू बी क्या है, देखो जरा। मैं मान लेता हूं कि जो बॉन्ड स्ट्रेस है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी है, Q किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, Q किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो मुझे अगर यहाँ पे फोर्स निकालना हुआ जो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से रजिस्ट हो सकता है, तो क्या करूंगा, इस स्ट्रेंथ को मैं क्या कर दूंगा, एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बॉटम का एरिया अगर मैं निकालना चाहूं तो बॉटम पे जो विड्थ होती है डैम की वो बी है, और बॉटम पे जो लेंथ होती है उसको क्या लेके चल रहे हैं अपन, यूनिट लेके चल रहे हैं। तो यहां पे मैं लिखूं अगर फोर्स रजिस्ट बाय बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, Q इंटू एरिया, ठीक है। तो Q सेम टू सेम, एरिया क्या है अपने पास, B इंटू 1, तो ये हो जाएगा Q इंटू बी। तो जो रजिस्टिंग फोर्स है बॉन्ड स्ट्रेंथ के द्वारा वो कितना है आपका, Q इंटू बी है, ठीक है ना। तो अगर हम मैं फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना चाहूं, अगर मैं अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना चाहूं तो इसे क्या बोला जाएगा, शियर फ्रिक्शन फैक्टर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ही नाम है एक तरीके से, ठीक है ना। तो शियर फ्रिक्शन फैक्टर कितना हो जाएगा मेरे पास, रजिस्टिंग फोर्स दैट इज म्यू इंटू सिग्मा बी प्लस Q इंटू बी डिवाइड बाय स्लाइडिंग फोर्स दैट इज सिग्मा एच। तो ये आ गया अपने पास कंडीशन, ये आ गया अपने पास शियर फ्रिक्शन फैक्टर। क्लियर है ना, बनाओ इसको, स्क्रीनशॉट लो, जो भी करो। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताएं। कौन सा रिपीट करूं, पूरा तो नहीं कर पाऊंगा मैं। बता दो बाबू कहां पे दिक्कत है, ऐसे पूरा तो नहीं हो पाता है ना। अच्छा लास्ट वाला देखो, शियर फ्रिक्शन फैक्टर क्या है, एक तरीके से सेम टू सेम फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, किसके लिए, स्लाइडिंग के लिए, ठीक है। स्लाइडिंग में एक हमने गलती कर दी थी कि यहाँ पे हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ को काउंट नहीं किया था, ठीक है ना। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ को काउंट करके एक और नया फैक्टर ऑफ सेफ्टी बनाया गया और उसका नाम दे दिया गया शियर फ्रिक्शन फैक्टर। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमने यहाँ पे लिखा इट इज सेम एज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन स्लाइडिंग, इन दैट केस बॉन्ड स्ट्रेंथ इज ऑल्सो कंसिडर्ड, इन दैट केस बॉन्ड स्ट्रेंथ इज ऑल्सो कंसिडर्ड, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंसिडर करता हूं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कुछ ना कुछ फोर्स तो रोकेगी भाई। अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंसिडर करता हूं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी तो कुछ ना कुछ फोर्स रोकेगी, तो उसको निकाल लेते हैं अपन। मैंने माना कि यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो है आपकी Q किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, Q किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कहां पे लगती है, फाउंडेशन पे लगती है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे फोर्स चाहिए जो कि इस बॉन्ड स्ट्रेंथ द्वारा रजिस्ट किया जा सकता है, तो कितना हो जाएगा, Q इंटू इसका एरिया, ठीक है। अगर मैं फाउंडेशन का एरिया निकालना चाहूं तो क्या होगा, विड्थ इंटू लेंथ, ठीक है ना। विड्थ कितनी है यहाँ पे बी है, और लेंथ कितनी लेते हैं अपन, यूनिट लेते हैं हमेशा, तो एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू 1। दैट मीन्स Q इंटू बी फोर्स जो है वो कौन रजिस्ट करेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ रजिस्ट करेगी, ठीक है ना। तो स्लाइडिंग फोर्स जो इसको स्लाइड कराना चाहता है वो तो कितना है, सिग्मा एच है, हॉरिजेंटल। रजिस्टिंग फोर्स अगर मैं देखूं तो रजिस्टिंग फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू इंटू सिग्मा बी, मतलब फ्रिक्शन फोर्स, प्लस यहां पे मैंने बॉन्ड स्ट्रेंथ भी काउंट करी क्योंकि लिखा है ना
तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टिंग कितना हो जाएगा आपके पास, म्यू इंटू सिग्मा वी प्लस क्यू इंटू वी। तो ये हो गया आपके पास रेजिस्टिंग फोर्स। क्लियर है ना। तो अब देखो, अगर मैं शियर फ्रिक्शन फैक्टर चाहता हूं या फैक्टर ऑफ सेफ्टी चाहता हूं, तो क्या हो जाता है, रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइड बाय व्हाट, स्लाइडिंग फोर्स। तो ये रहा रेजिस्टिंग, ये रहा स्लाइडिंग, आराम से निकाल दो। ठीक है ना, बना लिया। तो ये हो गया। ठीक है ना, हमने दो तरह के फेलियर पढ़ लिए, एक तो ओवर टर्निंग की वजह से और एक किसकी वजह से, स्लाइडिंग की वजह से। स्लाइडिंग में हमने दो केस देखे, एक में बॉन्ड स्ट्रेंथ काउंट करी, एक में नहीं करी। ठीक है, अब देखें और जो फेलियर हो सकते हैं मेरे पास, वो हो सकता है नेक्स्ट कंप्रेशन फेलियर। नेक्स्ट हो सकता है मेरे पास कंप्रेशन फेलियर। नेक्स्ट हो सकता है मेरे पास कंप्रेशन फेलियर, जो भी है नंबर 4 5 व्हाटएवर, दैट इज कंप्रेशन फेलियर। अब देखो कंप्रेशन फेलियर जो होता है, जैसे मैं ये डैम का स्ट्रक्चर बनाता हूं, डैम का क्रॉस सेक्शन बनाता हूं, ये लो, ये क्या है, एक डैम का क्रॉस सेक्शन है। तो आप सभी को पता है कि कुछ ना कुछ हॉरिजेंटल साइड में फोर्स लगता है और कुछ ना कुछ वर्टिकल साइड में फोर्स लगता है। ठीक है, सॉरी, सिग्मा वी, सिग्मा वी आप सभी जानते हो। ये बेस है, ये क्या है, इसका बेसमेंट है। और बेसमेंट को मैंने मान लिया कि यहां पे मिड पॉइंट पे जीरो ले लिया मैंने, बेसमेंट का सेंटर ले लिया जीरो। ठीक है, अब देखिए जरा, अब इधर देखें, जो कंप्रेशन फेलियर होगा, अब डैम में कंप्रेशन फेलियर का मतलब क्या है, जो डैम का मटेरियल है वो कंप्रेशन में फेल हो जाए। ठीक है, डैम का कंप्रेशन फेलियर मतलब क्या, कि डैम का जो मटेरियल है, जिस मटेरियल से डैम बना हुआ है, वो कंप्रेशन में क्या हो जाए, फेल हो जाए। ठीक है, अब जनरली जो ग्रेविटी डैम बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं कंक्रीट के, वो बनाए जाते हैं कंक्रीट के। आप सभी जानते हो कंक्रीट की एक परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, अगर उससे ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इस डैम में आ गई तो कंक्रीट फेल हो जाएगी कंप्रेशन में। और कंक्रीट अगर कंप्रेशन में फेल हो गई, दैट मींस मैं ये बोल सकता हूं कि डैम जो है कंप्रेशन में फेल हो गया। ठीक है, अब देखो हॉरिजेंटल फोर्स जो है वो कंप्रेशन नहीं लगाएगा, कंप्रेशन कौन सा लगाएगा, यहाँ पे वर्टिकल फोर्स लगाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप सभी जानते होंगे, अगर मेरे पास ये कोई आइटम रखा है, वस्तु रखी है, तो इसमें अगर मैं अपवर्ड फोर्स लगाऊंगा तभी कंप्रेशन आएगा। ठीक है ना, अगर मैं इस तरीके से लगाता हूं तो इस पे जनरली अपन कंप्रेशन काउंट नहीं करते, इसकी वजह से ये मूवमेंट कर जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। जो अपवर्ड फोर्स आएगा वो क्या लगाएगा, इस पे कंप्रेशन लगाएगा। तो यहाँ पे ये जो वर्टिकल फोर्स है सिग्मा वी, इसकी वजह से क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। ठीक है ना, तो मैं इसमें एक दो लाइन लिख देता हूं, इसमें लिखें, अ डैम विल फेल, a dam will fail in compression or crushing when its material fail in crushing। तो जो मटेरियल का बना हुआ है वो क्रशिंग में फेल हो जाएगा, तो ये जो डैम है वो भी क्रशिंग में फेल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो सिग्मा भी है, इसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होती है, जो स्ट्रेस जनरेट होती है किस पे, इस डैम की बॉडी पे, वो कितनी होती है। तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं डायरेक्ट, स्ट्रेस, या आप लिख सकते हो रेजिस्टेंट स्ट्रेस, या एक और नाम होता है इसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट स्ट्रेस ड्यू टू सिग्मा वी, सिग्मा वी। और ये कितनी होगी, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा बी डिवाइड बाय बी 1 प्लस माइनस 6 ई बाय बी, ये होती है। ठीक है, ये होती है अपने पास सिग्मा वर्टिकल।
क्लियर है ना? तो ये स्ट्रेस होती है। अगर मैं प्लस लेता हूं तो मैक्सिमम जनरेट होगी, अगर मैं माइनस लेता हूं तो मिनिमम होगी। ठीक है, अगर मैं प्लस काउंट करता हूं तो मैक्सिमम, अगर मैं माइनस काउंट करता हूं तो मिनिमम। ठीक है, अब बात ये आती है कि मिनिमम कहां पे होगी और मैक्सिमम कहां पे होगी। मिनिमम कहां पे होगी और मैक्सिमम कहां पे होगी, तो ये डिपेंड करता है रिजल्टेंट पे। ये डिपेंड करता है रिजल्टेंट पे। ठीक है ना? तो मैं एक देखो रिजल्टेंट की कंडीशन बना रहा हूं, एक दो कंडीशन ले रहे हैं अपन। इधर देखें जरा, यार जगह थोड़ी सी अब की बार अजीब तरीके से भर दी। इधर देखिए, मैं दो कंडीशन ले रहा हूं। एक है मेरे पास डैम का सेक्शन ये, ठीक है ना, और एक है मेरे डैम का सेक्शन ये दो सेक्शन है मेरे पास डैम के। ठीक है ना? क्लियर? यहां पे देखो, ये सेंटर हो गया बेस का। ठीक है, ये बेस का सेंटर हो गया। यहां पे ऐसा मानो कि जो वर्टिकल फोर्स है ये लग रहा और हॉरिजेंटल फोर्स ये लग रहा, इनका जो रिजल्टेंट है वो कहीं यहां से जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये पॉइंट कौन सा, हील, ये पॉइंट कौन सा, टो। तो ध्यान रखना है, अगर रिजल्टेंट हील के पास से जा रहा होगा, मतलब हील के नजदीक होगा, तो हील पे मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होगी। ठीक है ना? और अगर रिजल्टेंट टो के पास से जाएगा तो टो पे मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होगी। तो इस केस में मैं लिख सकता हूं कि जो मैक्सिमम जनरेट होगी वो कहां पे होगी, हील पे होगी। और कितनी होगी, सिग्मा वी बाय बी 1 + 6 E/B। ठीक है ना? और मिनिमम होगी वो कहां पे होगी, टो पे होगी। मिनिमम जो होगी वो कहां पे होगी, टो पे होगी। वो कितनी होगी, सिग्मा वी बाय बी 1 - 6E/B। ठीक है ना? क्लियर? दूसरी कंडीशन ले रहा हूं मैं। ये डैम का सेक्शन रहा, ये बेस का सेंटर रहा, यहां पे इधर लग रहा है आपके पास हॉरिजेंटल फोर्स, इधर लग रहा है वर्टिकल फोर्स। ठीक है ना? इनका रिजल्टेंट जो है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है। ठीक है ना? ये पॉइंट है आपके पास टो, ये पॉइंट है आपके पास हील। ठीक है ना? अब आप देख सकते हो कि रिजल्टेंट जो है वो टो के नजदीक जा रहा है या टो के पास से जा रहा है। तो इस कंडीशन में जो मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होगी वो टो पे होगी। तो सिग्मा मैक्सिमम कहां पे जनरेट होगी, टो पे जनरेट होगी। कितनी होगी, सिग्मा वी बाय बी 1 + 6E/B। इसी तरीके से सिग्मा मिनिमम जो होगी वो कहां पे जनरेट होगी, हील पे होगी। और वो कितनी होगी, सिग्मा वी बाय बी 1 - 6E/B। ये कंडीशन यहां पे बनी। क्लियर है ना? तो इस तरीके से आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेन जनरेट होती है। ठीक है, अब देखो यहां पे ये जो स्ट्रेस है ये एक तरीके से क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है। ये जो स्ट्रेस हमने फाइंड आउट करी है क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस है। दैट मींस इस स्ट्रेस की कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहां पे इस फॉर्मूला में जो प्लस साइन है वो कंप्रेशन के लिए यूज किया हुआ है, वो कंप्रेशन के लिए यूज किया हुआ है। अगर इसकी वैल्यू माइनस में आ जाती है, अगर इसकी वैल्यू माइनस में आ जाती है, दैट मींस कौन सी स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। समझ गए बात को? अगर ये वैल्यू प्लस में आती है तो बहुत अच्छी बात है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी। अगर ये वैल्यू माइनस में आ जाती है तो क्या होगा, ये टेंसाइल स्ट्रेस होगी। ठीक है ना? अब अपने पास जो नेक्स्ट फेलियर है दैट इज टेंसाइल फेलियर, नंबर 5, दैट इज टेंसाइल फेलियर। अब देखिए जरा भाई, डैम के लिए जो टेंसाइल फेलियर होता है वो बड़ी खतरनाक सिचुएशन होती है। क्यों? क्योंकि डैम बना होता है कंक्रीट का, और कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है, आप सबको पता है। कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम होती है, ये आप सबको पता है। ठीक है, तो डैम में अगर टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो गई तो बहुत खतरनाक कंडीशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से उसमें क्रैक डेवलप हो जाएंगे, और उन क्रैक से पानी का सीपेज चालू हो जाएगा, और डैम जो है थोड़े टाइम में ही फेल हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि टेंसाइल फेलियर या टेंसाइल स्ट्रेस डैम में जनरेट हो, लेकिन फिर भी सेफ्टी पर्पज ऑफ व्यू के हिसाब से हम टेंशन में भी डैम को चेक करते हैं। ठीक है ना? अब आपको पता है कि यहाँ पे ये जो मिनिमम स्ट्रेस है, क्योंकि माइनस में यही आ सकती है, ये तो कभी माइनस में आ नहीं सकती। ये वाली जो वैल्यू है सिग्मा मैक्सिमम की, ये तो माइनस में कभी आ नहीं सकती। क्यों? यहाँ पे प्लस साइन यूज किया हुआ है। ठीक है ना? माइनस में कौन सी आएगी, ये वाली आएगी। अगर इस वैल्यू या इस स्ट्रेस की वैल्यू माइनस में आ गई, दैट मींस टेंसाइल स्ट्रेस है। ठीक है ना? तो अगर मुझे टेंसाइल फेलियर से बचना है तो मैं ये चाहूंगा कि यहाँ पे जो सिग्मा मिनिमम की वैल्यू आती है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहे, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहे। ठीक है ना? तो आप लिख सकते हो,
टू प्रिवेंट टेंसाइल फेलियर, टू प्रिवेंट टेंसाइल फेलियर। मैं क्या चाहता हूं कि हमेशा जो सिग्मा मिनिमम की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, ये कभी भी नेगेटिव ना आए, हमेशा पॉजिटिव रहे, ठीक है ना। तो सिग्मा मिनिमम की वैल्यू कितनी है, सिग्मा वी बाय बी 1-6 E/B, ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये गया आपके पास 1-6 E/B, ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। दैट मीन्स 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 E/B, दैट मीन्स आपके पास E जो है वो लेस देन इक्वल होनी चाहिए B/6 के। ये कंडीशन है किसकी, टेंसाइल फेलियर से बचने की। अगर आपके पास एसेंट्रिसिटी जो है रिजल्टेंट की वो अगर B/6 से कम रहेगी तो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट नहीं होगी, और अगर इससे ज्यादा हुई तो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो जाएगी, डैम में टेंशन फेलियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गई बात, ये हो गई कुछ। ई क्या है, ई है एसेंट्रिसिटी जो रिजल्टेंट बनाता है। ई क्या है, ई है रिजल्टेंट की एसेंट्रिसिटी। देखो यहां से रिजल्टेंट जा रहा है तो सेंटर के साथ जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। यहां पे भी ये जो सेंटर है इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज एसेंट्रिसिटी। क्लियर है ना। तो आप ई को लिख लो, ई क्या है, एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी। क्लियर है ना। ई का काम आरसीसी, स्टील, सोम, टॉर्च सब में एसेंट्रिसिटी के लिए ही होता है। बन गया। आगे चलें, 5 मिनट बची हुई है, एक छोटा सा टॉपिक को उसको निपटा देते हैं, कल एक क्वेश्चन कर लेंगे इसके लिए, हैं। आगे बढ़े। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आज थोड़ा। अब देखें एक छोटी सी पॉइंट है, दैट इज एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम। एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम, एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम मतलब हम डैम की एक एलिमेंट्री स्टैंडर्ड प्रोफाइल फाइंड आउट करेंगे, और अलग अलग जो हमने कंडीशन पढ़ी है जैसे कि ओवरटर्निंग फेलियर, जैसे कि स्लाइडिंग फेलियर, जैसे कि कंप्रेशन टेंशन फेलियर, इन सभी के लिए एक कंडीशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो अपने पास डैम होता है इसकी जो एलिमेंट्री प्रोफाइल होती है ये होती है, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है ना। और राइट एंगल ट्राइंगल किस तरह का होता है, बिल्कुल हाइड्रोस्टेटिक जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी तरीके का, ठीक है ना। सेम एज हाइड्रोस्टेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये आपके पास जो हाइड्रोस्टेटिक डिस्ट्रीब्यूशन आता है कुछ इस तरीके का आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डैम की एलिमेंट्री प्रोफाइल होगी या स्टैंडर्ड प्रोफाइल होगी वो भी कुछ इस तरह की होगी। बेस होगा इसका कैपिटल बी, यहाँ पे हाइट होगी इसकी कैपिटल एच। हम ये मानते हैं कि पानी जो है वो बिल्कुल टॉप लेवल तक भरा हुआ है, कैपिटल एच, ठीक है। इस साइड में बिल्कुल वाटर कंसीडर नहीं किया जाता, 0। क्लियर है ना। इसका बेस हो गया बी, इसकी हाइट हो गई एच, ठीक है ना। यहाँ पे जो इसका मटेरियल है, इसका जो मटेरियल है ये माना जाता है, सॉरी मटेरियल जो है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल ये हमने मान ली एस सी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इसके मटेरियल की वो हमने मान ली एस सी, ठीक है ना। क्लियर। और यहां पे एक टर्म यूज ली जाएगी दैट इज सी। सी होता है मेरे पास अपलिफ्ट प्रेशर,
अपलिफ्ट प्रेशर कोफिशिएंट, अपलिफ्ट प्रेशर कोफिशिएंट, ये चार चीजें हैं यहाँ पे। बी क्या है, बेस है, एच क्या है, हाइट है। यहाँ पे जिस भी मटेरियल का बना है, कंक्रीट का बना है तो कंक्रीट का ले लो, ठीक है, जिस भी मटेरियल का बना हुआ है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है एस सी, और यहाँ पे एक टर्म यूज ली जाएगी सी, जिसे बोलते हैं अपलिफ्ट प्रेशर कोफिशिएंट। इस सी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पहले कंडीशंस लिख लो, पहले कुछ कंडीशंस लिख ली जाए, मैं लिख देता हूं आपके लिए। ओवरटर्निंग फेलियर के लिए, ओवरटर्निंग फेलियर के लिए, ओवरटर्निंग फेलियर के लिए जो कंडीशन होती है दैट इज बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय अंडर रूट 2 × एस सी माइनस सी, ये कंडीशन होती है। दूसरा अपने आता है टेंशन फेलियर, दूसरा आता है टेंशन फेलियर। टेंशन फेलियर के लिए जो कंडीशन है दैट इज बी इज ग्रेटर देन एच बाय अंडर रूट एस सी माइनस सी, ठीक है। तीसरा अपने पास आता है स्लाइडिंग फेलियर, तीसरा आता है स्लाइडिंग फेलियर। स्लाइडिंग फेलियर के लिए जो अपने पास कंडीशन आती है दैट इज बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय म्यू इंटू एस सी माइनस सी। म्यू का मतलब आप समझते ही हो, फ्रिक्शन फैक्टर या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट अपने पास आता है क्रशिंग फेलियर, नेक्स्ट अपने पास आता है क्रशिंग फेलियर, और क्रशिंग फेलियर के लिए जो कंडीशन है दैट इज एच इज लेस देन इक्वल टू एफ बाय गामा डब्ल्यू एस सी माइनस सी प्लस 1। तो ये कंडीशन है किसके लिए, क्रशिंग फेलियर के लिए। मतलब, और यहाँ पे स्मॉल एफ है आपके पास परमिसिबल स्ट्रेस या परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ मटेरियल, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई क्लियर। दैट मीन्स अगर मुझे अगर मुझे डैम को ओवरटर्निंग फेलियर से बचाना है, अगर मुझे डैम को ओवरटर्निंग फेलियर से बचाना है और डैम की हाइट दे रखी है, ठीक है, विड्थ दे रखी है, तो ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो डैम में ओवरटर्निंग फेलियर नहीं होगा। इसी तरीके से अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी डैम के लिए तो डैम में टेंसाइल फेलियर नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई तो डैम में स्लाइडिंग फेलियर नहीं होगा, ठीक है। होता क्या है, जनरली आपको हाइट दी हुई होती है डैम की कि भाई इतनी हाइट के लिए आपको क्या बनाना है, डैम बनाना है, ठीक है। अब इतनी हाइट के लिए मैं विड्थ कितनी लूं डैम की, तो विड्थ जो है वो यहां से फाइंड आउट की जाए, ठीक है। मतलब विड्थ इस वाली वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए, विड्थ इस वाली वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए, विड्थ इस वाली वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। आपके पास तीन वैल्यू आ जाएंगी, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको अपन विड्थ अज्यूम कर लेंगे, विड्थ उसको कंसीडर कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से हाइट और विड्थ में रिलेशन है अलग अलग टाइप के फेलियर के लिए। यहाँ पे सी जो है ये होता है अपलिफ्ट प्रेशर का कोफिशिएंट, ठीक है। कई बार आपको डिजाइन में दिया होता है कि अपलिफ्ट प्रेशर को काउंट करना है, कई बार दिया होता है कि अपलिफ्ट प्रेशर को काउंट नहीं करना। तो अगर अपलिफ्ट प्रेशर काउंट नहीं किया गया होता तो उस कंडीशन में सी को 0 कर देते हैं, ठीक है। तो आप लिख लो चाहे यहाँ पे इफ अपलिफ्ट प्रेशर इज नॉट कंसिडर्ड, उस केस में सी को क्या कर देते हैं अपन, 0 कर देते हैं। अगर कंसीडर किया गया है तो उस केस में सी को 1 कर देते हैं, ठीक है ना। अगर 50% कंसीडर किया गया है तो उस केस में सी को 0.5 रख देते हैं। अगर 20% किया गया है तो उस केस में सी को 0.2 रख देते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से सी की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो ये हो गई एलिमेंट्री प्रोफाइल। अब देखो यहाँ पे इनको अपन फाइंड आउट भी कर सकते थे, इनका पूरा प्रोसेस भी है फाइंड आउट करने का, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है। पूछा क्या जाएगा, पूछा ये कंडीशन ही जाएंगी गेट में, ओनली इन कंडीशन को ही पूछता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। एक बार पूछी हुई है ये वाली कंडीशन, ठीक है, एक बार यस में ये वाली पूछी हुई है, मतलब कंडीशन ही पूछी जाएंगी और कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना काम। आप ऐसे करना, डैम के क्वेश्चन कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बताना मुझे, ठीक है। डैम के जो भी क्वेश्चंस हैं वो कर लेना, कर लोगे, डैम के न्यूमेरिकल्स कर लोगे क्या वैसे।
आसान न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ है नहीं उनमें खास है। भाई आना तो बोल दो। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करवाएगा, अपलिफ्ट प्रेशर काउंट करवाएगा। 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं डैम से, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हुए। ठीक है, तो आप आसानी से कर लो। ठीक है ना, तो थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं 7 बजे, जो भी है 7:30 बजे व्हाटएवर। हाँ डैम खत्म, डैम खत्म गेट के हिसाब से। ठीक है ना, बाकी एग्जाम का मत लेना आप। डैम खत्म है गेट के हिसाब से, बाकी एग्जाम के हिसाब से खत्म नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, मेरा टेलीग्राम नंबर है, ये रहा 9460307829। इसमें पूछ लिया करो कोई प्रॉब्लम हो। दैट इज रेड कलर में दिखेगा 9460307829। अरे नेम भी बताना पड़ेगा। केशव भरद्वाज। चलिए ठीक है फिर, कल का जो भी टाइम होगा आपको बता दिया जाएगा। जनरली 7:30 ही रहेगा, 7 से नहीं रहेगा। ठीक है ना, मैं हालांकि एक बार बात कर लूंगा, बोल दूंगा सर को, होता है तो। थैंक यू।